प्रणय, ऑफिशियल ब्रीफिंग कब तक हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, इस हमले को लेकर? क्या होगी और होगी तो कब तक होगी? देखिए, इस समय सुबह का करीब 5 बज रहा है मॉस्को के अंदर, इसलिए इंतजार किया जाना चाहिए कि कुछ देर बाद कोई आधिकारिक बयान दिया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि इसके अंदर जब तक कि कोई पुख्ता जानकारी रूस की सुरक्षा एजेंसियां नहीं जुटा लेंगी, साथ ही जब तक कि उनके पास इस पूरे नेटवर्क को लेके कहां से ये शुरू हुआ था, किस जगह पर आया, तब तक कि वो मीडिया के सामने आके किसी तरीके का बड़ा बयान देके या कोई दावा जो है वो तब तक नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूस का सिस्टम डिफरेंट तरीके से काम करता है। रूस के सिस्टम के अंदर जब तक कि उनके पास में पूरे सबूत नहीं हो जाते, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से कर्नल दानवीर भी कह रहे थे, जिस तरीके से अन्य एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के बाद स्वाभाविक रूप से रूस की जो पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, रूस की जो एफएसबी है और जो अन्य जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो पूरा तंत्र सक्रिय होगा। पूरी रात शायद वो लोग सोए भी ना हो, लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही होगी और ये नेटवर्क कहां से जुड़ा होगा, कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी पड़ताल करने के बाद ही आधिकारिक बयान आएगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को लेकर संभव तो है कि क्रेमलिन की तरफ से, यानी रूसी राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आ सकता है। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी कि रूस आखिर शक की सुई किसकी तरफ रखता है, रूस की तरफ से सवाल किसको लेकर उठाए जाते हैं और साथ ही पलटवार की कार्रवाई क्या होती है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल असैसिनेशन का इस तरीके का सिलसिला शुरू होता है तो यह बहुत खूनी सिलसिला होगा, जिसके अंदर केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कई मुल्कों तक इसकी आंच आ सकती है। क्योंकि यह किस तरीके से अंजाम दिया गया यह कोई नहीं जानता, सुरक्षा जांच के बाद ही ये चीज सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसने निश्चित रूप से सुरक्षा चूक के भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दे दिया गया, यानी स्वाभाविक रूप से जो लोग राष्ट्रपति पुतिन और उनके जो तंत्र हैं, उनके जो करीबी हैं, उनको टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश है, ये एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहा जा सकता है इस घटना को। जी, क्या आप एक खूनी सिलसिले को शुरू कर सकता है पूरी दुनिया के लिए? जेके त्रिपाठी जी। जी, क्या आपने मुझसे सवाल पूछा? एक बार दोहरा दें प्लीज। सर, मेरा सवाल ये था कि रूस के पलटवार के बाद क्या एक बार फिर हम लगातार यहाँ पूरी दुनिया के लिए खूनी खतरा कह सकते हैं कि मंडराने नजर आ रहा है, मंडराता हुआ? देखिए, अपना पॉलिटिकल असैसिनेशंस तो अभी और होंगे। अब इस हमले के बाद तो रूस भी अपना काउंटर अटैक करेगा और ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, मुझे डर है कि शायद यूएस तक इसकी आंच पहुंचेगी, यूएसए तक। तो ये तो होंगे, युद्ध भी बढ़ेगा, ज़्यादा पोस्चरिंग भी होगी, लेकिन अभी न्यूक्लियर युद्ध का समय नहीं आया है। अभी मतलब पुतिन इतने समझदार तो हैं ही स्ट्रेटजिस्ट होने की वजह से कि वो न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं शुरू करेंगे। लेकिन ये है कि एवरीथिंग लेस देन न्यूक्लियर वॉरफेयर विल बी ऑन यूक्रेन। और जहाँ तक रही बात ये कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खींच रहा है, रूस की असफलता है वगैरह वगैरह, तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि लीबिया लीजिए, कुवैत लीजिए, इराक लीजिए, सीरिया लीजिए, यहाँ देखिए युद्ध कितने दिन तक चला था, जबकि एक ओर अमेरिका जैसी महाशक्ति थी और दूसरे ओर ये छोटे छोटे देश थे, तब भी महीनों चला, 8 महीने 10 महीने तक भी चला लीबिया का युद्ध। तो ऐसे में जहाँ एक ओर डायरेक्टली रशिया इन्वॉल्व है और दूसरी ओर इनडायरेक्टली अमेरिका और नाटो इन्वॉल्व है, ये युद्ध काफ़ी दिन तक चलेगा। हमें इस बात के लिए तैयारी रखनी चाहिए। जी दानवीर सिंह जी, क्या आप भी सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह सहमत है। और न्यूक्लियर की बात हो रही है, आप भी उसकी बात कर रहे हैं, जेके त्रिपाठी जी भी इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर डिफेंस की जो टैक्टिक्स के तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं, जब हम डिफेंस की बात करते हैं, एक ऑफेंस की बात होती है, एक डिफेंस की बात होती है। अभी ऑफेंसिव जो ताकतें हैं वो रूसी ताकतें हैं और डिफेंसिव ताकतें जो है वो यूक्रेन और यूक्रेन के समर्थक हैं। उसके अंदर ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाए तो आप अपने ही न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला करके रेडिएशन फैलाएं, जिससे कि आक्रमण करने वाली जो ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, उनका भारी नुकसान हो। तो अगर इस टैक्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो, और जो पीछे जो घटनाएं हुई हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो, ज़पोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर बमबारी भी हुई है और जिसके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है,
और अब पुतिन ने उसकी इंटरनेशनल जांच के लिए भी यस कर दी है, तो ये कहीं ना कहीं उसी टैक्टिक्स और उसी रणनीति की ओर संकेत देता है। तो ये जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर का डायमेंशन लड़ाई के मैदान में सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही आए। इस तरीके का हमला अपने ही न्यूक्लियर प्लांट पे करके और एक डर्टी न्यूक्लियर सिचुएशन पैदा करना भी एक फौजी टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। अब हमें ये देखना है कि क्या इस तरीके की कार्रवाई होगी, नहीं होगी, या इस तरीके की कार्रवाई करना चाहता था ज़ेलेंस्की या नहीं चाहता था। ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि ये जो अभी हमला हम देख रहे हैं मॉस्को की सड़कों पर, ये कितना पुतिन को घबराहट, पुतिन के लिए घबराहट पैदा करता है, रशियन लोगों के दिलो दिमाग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज भी देखना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस समय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।